पलक गुस्से में उबलते हुए चीख कर फोन पर कहती है, क्यों किया ये सब? क्या बिगाड़ा था मेरे माँ पापा ने तुम्हारा? आखिर तुम हो कौन? क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? लेकिन पलक के सवालों का जैसे उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। वो अभी भी वैसे ही कैजुअली कहता है, इतने सारे जवाब में तुम्हें फोन पर तो नहीं दे सकता। पलक कहती है, कहना क्या चाहते हो, साफ शब्दों में कहो। अनजान शख्स आराम से कहता है, मुझसे होटल वैली में आकर मिलो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कुछ देर पहले राठौड़ फैक्ट्री अभिमन्यु और राघव दोनों फैक्ट्री पहुंच चुके थे। राघव जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ा रहा था। उसे इतनी हड़बड़ी में देख अभिमन्यु उसका कॉलर पकड़ पीछे खींचते हुए उसे अपनी भौहें उचकाकर देखता है। उसके ऐसे देखने पर राघव सकपका जाता है। वो अपने मन में कहता है, राघव क्या कर रहा है? अगर तू ऐसे ही हड़बड़ाएगा तो उसे जरूर तुझ पर शक हो जाएगा। वैसे ही ये अपना दिमाग बहुत लगाता है। इतना कहकर वो मुंह बना लेता है। राघव खुद को जल्दी नॉर्मल करते हुए अपना कॉलर उससे छुड़वाकर थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, ओ मेरे साइलेंट बॉस, जरा अपने मुंह से शब्दों का भी प्रयोग कर लिया करो। यूं आंखें दिखाकर क्यों डराते रहते हो? जब देखो मौन धारण किए घूमते हो। जो तुम्हें नहीं जानता होगा ना, वो तो यही समझेगा कि तुम गूंगे हो। राघव जल्दी जल्दी अपनी बात कह रहा था ताकि अभिमन्यु को उस पर जरा सा भी शक न हो। उसकी बातें सुन अभिमन्यु उसे आंखें दिखाता है। अभिमन्यु का रिएक्शन देख राघव जल्दी से कहता है, ठीक है, अब मुझे डराना बंद करो। अभिमन्यु बिना कुछ कहे आगे निकल जाता है। इधर राघव अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, हाश, बच गया, वरना अगर इसे जरा सा भी शक हो जाता तो मेरे मुंह से सब निकलवा कर ही रहता। तभी अभिमन्यु की आवाज आती है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और तुम आ रहे हो या मैं तुम्हें फायर कर दूं। अभिमन्यु की धमकी सुन राघव जल्दी से उसके पीछे भागते हुए खुद में ही बुदबुदाता है, भगवान ऐसा दोस्त किसी को न दे। कुछ बोलने के लिए कहो तो बोलता नहीं, मगर धमकी देने के लिए जरूर इसके मुंह में आवाज आ जाती है। शर्मा सदन अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी। आराधना जी और कुशल जी का मृत शरीर अर्थी पर रखा हुआ था। अब तक मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो चुके थे। उन लोगों को हैरानी हो रही थी कि जो इंसान सुबह बिल्कुल ठीक थे, अचानक दोनों को ऐसा क्या हो गया कि शाम तक यूं अर्थी पर है। पलक और उसके दोस्तों ने किसी को भी उनके मरने का सच नहीं बताया था। वो बस सबसे यही कहते कि अचानक ही हार्ट अटैक की वजह से कुशल जी चल बसे, जिसका सदमा आराधना जी सह नहीं पाई और वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। सब लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे, लेकिन पलक के आंखों के आंसू जैसे सूख चुके हों। वो बस चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अर्नव उसके पास जाकर कहता है, पलक ले जाने का टाइम हो गया। पलक बस हम में जवाब देती है। अर्नव और बाकी सब लोग उन्हें मिलकर कंधा दिए निकल जाते हैं। आगे अक्षय अपने हाथों में मटका लिए चल रहा। शमशान पहुंचकर उन्हें अग्नि दी जाती है। आराधना जी और कुशल जी का मृत शरीर उस अग्नि के हवाले हो धू धू कर जलने लगा था। पलक बस एक टक उन उठ रही लपटों को देख रही थी। उन आग की लपटों में जैसे उसे अपने मम्मी पापा की चीखें सुनाई दे रही हों। वह सब इस बात से अनजान थे कि कोई और भी है जो पेड़ की ओट में छुपा उस जलती हुई चिता को देख रहा है। उसकी आंखों में भी बेशुमार गुस्सा और दर्द था, जैसे उसने किसी अपने को खो दिया हो। मगर उसका चेहरा पूरी तरह एक काले शॉल से ढका हुआ था, सिवाय आंखों के। वो अपने मन में कहता है, मैं थारा बदला जरूर लेऊंगा और योम्हारा वादा से, जिस जंग की शुरुआत उसने किया से वाका अंत में करूंगा। तू चिंता न कर, थारे परिवार ने भी मैं संभाल लेऊंगा। मैं 20 साल पहले तो कुछ न कर पाया था, मगर अब किसी ने कुछ न होने दूंगा। बस थारी बेटी ने थोड़ी तकलीफ होवेगी, मगर बाद में वाह की जिंदगी में भी हमेशा खुशियां ही रह जावेंगी। इतना कहकर वो शख्स शांत हुए बस उस जलती हुई चिता को देखने लगता है। इधर पलक की आंखें गुस्से से लाल होती जा रही थी। वो अपने मन में गुस्से से कहती है, जिसने भी आप लोगों की ये हालत की है, मैं उन लोगों को छोड़ने वाली नहीं। उन्हें उनके किए की सजा जरूर दूंगी, और ये मेरा आपसे वादा है। उनसे कुछ दूरी पर खड़ा अर्नव बस पलक और अक्षय को ही देख रहा था। वो दोनों और आंचल ही तो उसकी दुनिया थे, और पलक के माँ पापा उसके माता पिता। अर्नव अपनी नम आंखों से जल रही अग्नि को देखते हुए कहता है, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, मुझे अपना बेटा माना और कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मेरी बारी है कि मैं भी एक बेटे का फर्ज निभाऊं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं इन तीनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। अब से इन सब की जिम्मेदारी मेरी। सब अपनी अपनी कश्मकश में डूबे हुए थे। धीरे धीरे चिता की अग्नि शांत हो चुकी थी। सभी वहां से जा चुके थे, बस उन चारों को और उस अनजान शख्स को छोड़कर। पंडित जी उन दोनों की अस्थियां एक कलश में डालकर उन्हें लाकर दे देते हैं। अस्थियां मिलने के बाद अर्नव उन लोगों को घर चलने के लिए कहता है, मगर पलक वहां से जाने को तैयार न थी। अर्नव उसे कैसे भी समझाकर उन सबको अपने साथ लिए घर चले जाता है। उनके जाते ही वो अनजान शख्स भी चिता को एक नजर देख वहां से चला जाता है। इस वक्त शाम ढलकर रात का रुख ले रही थी। ये रात जैसे अब पलक की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा करने ही आई हो। शर्मा सदन में खामोशी छाई हुई थी। अर्नव सबको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई खाने को राजी ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने सबको थोड़ा सा खाना खिलाया।
खाना खाने के बाद पलक बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अर्नव और आंचल उसे थोड़ा स्पेस देने का सोच कुछ नहीं कहते और सब हॉल में चुपचाप बैठे जाते हैं। अभी कुछ समय ही बीता होगा कि पलक भागते हुए नीचे आती है और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाती है। उसे इस तरह देख अर्नव और आंचल दोनों ही परेशान हो जाते हैं। अर्नव जल्दी से उसके पीछे भागता है, मगर तब तक पलक टैक्सी लेकर निकल चुकी थी। वो भी जल्दी से अपनी बाइक निकालता है और उसका पीछा करने लगा, मगर पलक के टैक्सी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही समय में उसकी आंखों से ओझल हो गई। पर फिर भी हार न मानते हुए अर्नव उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अर्नव निराश होकर घर वापस लौट जाता है। उसे अकेला आया हुआ देख आंचल अक्षय का सर, जो उसके गोद में था, उसे नीचे करते हुए भागकर उसके पास जाती है, मगर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर आंचल भी परेशान हो जाती है। अर्नव परेशान सी आवाज में कहता है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने उसका पीछा किया, मगर उसके टैक्सी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। आंचल कहती है, पता नहीं ये इतनी जल्दी में कहाँ गई, हमें उसे ढूंढना होगा। अर्नव जवाब देते हुए कहता है, हम उसका कुछ टाइम इंतजार करते हैं। अगर सुबह तक वापस नहीं आई तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन चलेंगे। आंचल भी उसकी बात पर सर हिला देती है, मगर परेशानी अभी भी दोनों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। अर्नव अक्षय की तरफ देखता है, जो सो रहा था। आंचल उसे अक्षय की तरफ देखते हुए देख कहती है, चुप ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से इसे चुप करवाकर सुलाया है। अर्नव कहता है, पता नहीं किसकी नजर लग गई, इस हंसते खेलते परिवार को सब कितना खुशहाल था ना। अब अर्नव आंचल की तरफ देखते हुए कहता है, अब हमें ही इन दोनों को संभालना होगा। पापा ने हमें बहुत प्यार दिया है, अब हमारी बारी है। आंचल कहती है, पर उसके पहले हमें पलक को ढूंढना होगा। फिर अर्नव जवाब देते हुए, सुबह तक वेट करते हैं, अगर नहीं आई तो हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। आंचल अपना सर हिला देती है। दोनों चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। रात अपना रुख बदले सुबह की करवट ले चुकी थी, मगर पलक का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। आंचल और अर्नव की नींद तो कल से ही उड़ी हुई थी। दोनों रात भर जागकर पलक का इंतजार कर रहे थे कि शायद पलक अब आ जाए, और इसी कश्मकश में सुबह के 10 बज चुके थे। आंचल से अब और सब्र नहीं होता। वो सोफे से उठते हुए अर्नव को भी उठाती है। अर्नव, अब हमें चलना होगा कंप्लेंट लिखाने। देखो, रात से सुबह के 10 बज चुके हैं, मगर पलक का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। अर्नव कहता है, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। मगर अक्षय? आंचल कहती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, वो अभी नहीं उठने वाला। मैंने उसे कल नींद की दवा दी थी, जिसका असर खत्म होने में अभी वक्त है। अर्नव अपना सर हिला आंचल को लिए पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाता है। एक सुनसान सड़क। पलक यहाँ बेसुध सी सड़क पर चले जा रही थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी आखिर उसके साथ यूं खेल क्यों खेल रही है। पहले उससे उसकी हंसती खेलती दुनिया छीन ली, फिर अब इसके साथ ये क्या हो गया। ये सब सोचते हुए पलक वही सड़क पर घुटनों के बल बैठ अपना मुंह अपने हथेलियों में छुपाए रोने लगती है। वो रोते हुए कल जो कुछ उसके साथ हुआ उस बारे में सोचने लगती है। कल रात जब पलक अपने कमरे में पहुंची तो उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ी, जिसमें किसी अनजान नंबर से कई मिस्ड कॉल्स थे। अभी पलक उस नंबर को डायल करती, उसके पहले फिर से उसी नंबर से कॉल आने लगता है। वो बेमन से उस कॉल को उठा अपने कान पर लगा लेती है। दूसरी तरफ से पलक को किसी के जोरों से हंसने की आवाज आ रही थी। उस इंसान की हंसी सुन पलक को अजीब लगता है। वो बिना कुछ कहे फोन कट करने ही वाली थी कि दूसरी तरफ से उस इंसान की आवाज आती है, जो कह रहा था, क्या हुआ बच्ची, इतनी जल्दी हार मान गई? जानना नहीं चाहोगी तुम्हारे पूजनीय माताश्री और पिताश्री को किसने मारा? उस इंसान का सवाल सुन जो आग पलक की आंखों में थोड़ी देर के लिए शांत हुए थी, वो एक बार फिर भड़क उठी। वो गुस्से में अपने आप से मिसमिसाते हुए कहती है, किसने मारा मेरे माँ पापा को? पलक की इतने गुस्से भरी आवाज में सवाल सुन वो आदमी एक बार फिर जोर से हंस दिया। पलक फिर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मैंने पूछा किसने मारा मेरे माँ पापा को? अगर तुम जानते हो तो मुझे बताओ, मैं इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अनजान शख्स कहता है, मैंने। उसने ये बात बड़ी कैजुअली बोली थी, जैसे उसके लिए ये कोई बड़ी बात ना हो। उस इंसान की बात सुन पलक को थोड़ी हैरानी होती है कि जिसने उसके माँ पापा को उससे दूर किया, वो अब उसे यूं खुद से कॉल करके आखिर साबित क्या करना चाहता है। पलक जैसे अब दुविधा में पड़ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर इस बात पर गौर करते हुए कि उस इंसान ने उसके माँ पापा को मारा है, पलक की सारी उलझन दूर हो जाती है। उसे बस समझ आ रहा था तो बस ये कि ये जो कोई भी है, उसकी इस बिखरती दुनिया का जिम्मेदार वही है। ये सब सोचते हुए पलक की आंखों में जैसे खून उतर आया हो। पलक गुस्से में उबलते हुए चीख कर कहती है, क्यों किया ये सब? क्या बिगाड़ा था मेरे माँ पापा ने तुम्हारा? आखिर तुम हो कौन? क्या मिल गया तुम्हें ये सब करके? लेकिन पलक के सवालों का जैसे उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। वो अभी भी वैसे ही कैजुअली कहता है, इतने सारे जवाब में तुम्हें फोन पर तो नहीं दे सकता? पलक कहती है, कहना क्या चाहते हो, साफ शब्दों में कहो। अनजान शख्स आराम से कहता है, मुझसे होटल वैली में आकर मिलो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पलक ठीक है, वही रहो, मैं अभी आ रही हूँ।
पलक ये सब कहते हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसका बस चलता तो वो उस इंसान को अभी इसी वक्त जान से मार देती, मगर अफसोस कि वो इस वक्त उसके सामने नहीं था। तो क्या होने वाला है आगे? क्यों बुलाया है उस इंसान ने पलक को होटल में? क्या मोड़ लेगी अब पलक की जिंदगी? क्या फिर से कुछ बुरा होने वाला है, या ये है उस इंसान की कोई चाल है? जानने के लिए सुनते रहिए एक अजनबी मोहब्बत सिर्फ एहसास पर।